हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि वर्ष 2023 से लेकर 2016 के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। तो आइए हम लोग पहले 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न पहला कह रहा है कि शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। तो उत्तर में लिखिएगा कि प्रश्नोत्तर प्रविधि शिक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने में मदद करती है, उनकी समझ या ज्ञान को विकसित करती है और महत्वपूर्ण सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न दूसरा कह रहा है कि बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं। उत्तर में लिखिएगा कि बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण एक शिक्षण विधि है जिसमें एक ही कक्षा में विभिन्न स्तरों के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। यह उन स्कूलों में अधिक सामान्य है जहां कम छात्र संख्या या कम शिक्षक की संख्या होती है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न तीसरा तरह की संप्रेषण की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर में लिखिएगा कि संप्रेषण की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका है संदेश स्पष्ट और समझने में आसान होना चाहिए। दूसरा आपका है संप्रेषण सीधा और संक्षिप्त होना चाहिए। तीसरा आपका है कि संप्रेषण सटीक और गलतियों से मुक्त होना चाहिए। और आपका चौथा है संप्रेषण का प्रभाव प्राप्तकर्ता पर पड़ता है। प्रेषक प्राप्तकर्ता को कुछ सोचने, महसूस करने या करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 4 तरह की बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है। उत्तर में लिखिएगा कि बाल केंद्रित शिक्षण एक शिक्षण दृष्टिकोण है जो बच्चों की रुचियों, आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण में बच्चों को सक्रिय और सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 5 कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है। उत्तर में लिखिएगा आप लोग कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल विकसित करने और सुधारने के लिए एक प्रशिक्षण तकनीक है। यह शिक्षण की एक छोटी इकाई पर केंद्रित होता है, जैसे कि एक अवधारणा या एक कौशल, और शिक्षकों को इसे प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 6। चलिए सभी लोग प्रश्न 6 का आंसर देखिए। कह रहा है कि शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो उत्तर में लिखिएगा कि शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला आपका है दृश्य सामग्री, दूसरा आपका है श्रव्य सामग्री और आपका तीसरा दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्री। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 7 तरह की पुनर्बलन को परिभाषित कीजिए। उत्तर में लिखिएगा कि पुनर्बलन एक शिक्षण विधि है। इसमें छात्रों को एक अवधारणा या कौशल को बेहतर ढंग से समझने और याद रखने के लिए बार बार अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि सीखना दोहराने और अभ्यास से होता है। आइए अगला प्रश्न तो देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके
स्क्रीन पर प्रश्न 8 कह रहा है कि अनुदेशन का क्या आशय है, समझाइए। तो आप लोग हेडिंग बनाएगा दोस्तों, अनुदेशन। इसके अंतर्गत लिखिएगा कि अनुदेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, कौशल और व्यवहार को विकसित करने के लिए निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के संदर्भों में किया जाता है, जैसे कि विद्यालय तथा कार्यस्थल में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 9 कह रहा है कि शिक्षण के अभिप्रेरणा सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। उत्तर में लिखिएगा कि दोस्तों कि शिक्षण के अभिप्रेरणा सिद्धांत के शिक्षार्थियों में सीखने की इच्छा और उत्साह को समझने और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यह सिद्धांत शिक्षकों को यह समझाने में मदद करते हैं कि छात्र क्यों सीखते हैं और वे छात्रों को अधिक प्रेरित और व्यस्त रखने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद करते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 10। दोस्तों अगर चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि जितना हो सके इस चैनल को, ठीक है, शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न 10 देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्नीकरण कौशल किन्हीं दो घटकों का नाम लिखिए। उत्तर में लिखिएगा कि प्रश्न कौशल के दो घटक निम्नलिखित हैं। पहला आप लोग हेडिंग बनाएगा निर्माण प्रक्रिया। इसके अंतर्गत लिखिएगा कि प्रश्नों का निर्माण सरल विधि, सरल भाषा में होना चाहिए। प्रश्नों का आकार छोटा होना चाहिए तथा स्तर के अनुकूल होना चाहिए। दूसरी हेडिंग आप लोग बनाएगा प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा कि प्रश्न पूछते समय सभी छात्रों का ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है। प्रश्न पूछने से पहले छात्र को खड़ा नहीं करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 11 कह रहा है कि एलन तथा रियान ने कितने शिक्षण कौशल का उल्लेख किया है। तो उत्तर में लिखिएगा कि एलन तथा रियान ने शिक्षण में 14 शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया है। पहला है आपका स्पष्टीकरण, दूसरा आपका है बोधगम्यता, तीसरा आपका है प्रश्न पूछना, चौथा आपका है उद्दीपन परिवर्तन, पांचवा आपका है प्रबलन, छठवां आपका है व्यक्तिगत ध्यान, सातवां आपका है बोधगम्यता। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आठवां आपका है प्रशंसा, नौवां आपका है निर्देश, दसवां आपका है समय प्रबंधन, 11वां आपका है अनुशासन, 12वां आपका है वर्ग प्रबंधन, 13वां आपका है मूल्यांकन और आपका लास्ट जो है 14 विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 12 यानी 12 है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि किस विषय के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि प्रयोग दर्शन विधि विज्ञान विषय के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 13 कह कि अपेक्षित अधिगम स्तर को परिभाषित कीजिए। उत्तर में लिखिएगा कि अपेक्षित अधिगम स्तर एक शिक्षण लक्ष्य है जो शिक्षार्थियों के सीखने के अनुभवों को अनुशासन, प्रभावी संचार और सकारात्मकता के साथ संचालित करने के लिए निर्धारित किया जाता है। यह शिक्षार्थियों को प्रेरित, सक्रिय और सीखने में व्यस्त रखने के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों प्रश्न 14 कह रहा है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण के दो दोष लिखिए। उत्तर लिखिएगा कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण के दो दोष। पहला आपका है सीखने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी की कमी। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक ही ज्ञान का श्रोता होता है और छात्र निष्क्रिय श्रोता होते हैं। दूसरा आपका दोस्तों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अपेक्षा करके शिक्षक सभी छात्रों को एक ही गति से और एक ही तरीके से पढ़ाता है। शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 15 तरह की शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो तुम लिखिएगा कि शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव के लिए उनका भंडारण, मरम्मत एवं उपयोग करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2022 में, तो चलिए सभी लोग इस सेशन को शेयर करिए, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों प्रश्न 16
तरह की संप्रेषण की क्या परिभाषा लिखिए। सामान्य भाषा में संप्रेषण या संचार से आशय उस विचार विमर्श से है जो हिंदी दो व्यक्तियों के बीच किसी सूचना अथवा जानकारी के लिए होता है। न्यूमर एवं समर के अनुसार संप्रेषण में एक या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, सभाओं तथा भावनाओं का आदान प्रदान होता है। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 17 कह रहा है कि संप्रेषण के मुख्य प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि संप्रेषण को सामान्य रूप से समझने योग्य तरीकों में प्रेषक से प्राप्तकर्ता को संदेश के संचरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। अतः प्रेषक या प्राप्तकर्ता और संदेश एक संप्रेषण घटना के मूलभूत घटक हैं। चलिए आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 18 कह रहा है कि शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का क्या अभिप्राय है। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि अभिप्रेरणा का तात्पर्य व्यक्ति की उस आंतरिक स्थिति से है जो किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्रियाशील करती है, जिसमें से कुछ सिद्धांत निम्न है दोस्तों। पहला आपका है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, दूसरा आपका है अंतर्नोद सिद्धांत, तीसरा आपका है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और आपका चौथा है प्रोत्साहन सिद्धांत और आपका लास्ट है शरीर क्रिया सिद्धांत। चलिए आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 19 कह रहा है कि शिक्षण के किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों को लिखिए। तो शिक्षण के सूत्र निम्नलिखित हैं दोस्तों। पहला आपका है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा आपका है कि सरल से कठिन की ओर और तीसरा आपका है स्थूल से सूक्ष्म की ओर और आपका चौथा है पूर्ण से अंश की ओर। आइए अब हम लोग आगे दोस्तों प्रश्न 20 पे 20 पर। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न 20 को देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है। उत्तर में लिखिएगा कि प्रशिक्षण एक विशिष्ट क्रिया अथवा अल्पकालिक प्रक्रिया है जिसमें विशेष कार्य संबंधित सूचना एवं कार्य पद्धति के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 21 कह रहा है कि पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। तो उत्तर में लिखिएगा कि पुनर्बलन मुख्यतः दो प्रकार का हो सकता है। पहला आपका है धनात्मक या सकारात्मक, दूसरा आपका दोस्तों ऋणात्मक या नकारात्मक। इन दोनों ही प्रकार के पुनर्बलन के दो रूप हो सकते हैं। पहला आपका है शाब्दिक और दूसरा आपका है अशाब्दिक या सांकेतिक। चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 22 कह रहा है कि अपेक्षित अधिगम शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो उत्तर में लिखिएगा आप लोग कि अपेक्षित अधिगम स्तर की रचना 3 शब्दों से हुई है। अपेक्षित अधिगम और स्तर अपेक्षित शब्द का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञात करना। अधिगम शब्द का अर्थ होता है सीखना अर्थात सीखने को जीवनोपयोगी दक्षताओं में परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है। ठीक है। स्तर शब्द का आशय है कि उपलब्धि के स्तरों से लगाया जाता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 23 कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण की कोई दो विशेषताएं बताना आपको है। उत्तर में लिखिएगा आप लोग कि बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं इस प्रकार हैं दोस्तों। पहला आपका है बाल केंद्रित शिक्षण को बालकों के मूल प्रवृत्ति, रुचियों, आवश्यकताओं आदि सभी की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। दूसरा आपका है कि बाल केंद्रित शिक्षक के द्वारा शिक्षक बालकों को ज्यादातर व्यवहारिक ज्ञान देना चाहते हैं। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 24 कह रहा है कि खेल पर आधारित दो शिक्षण विधियों के नाम लिखना है। खेल पर आधारित दो शिक्षण विधियां निम्न है दोस्तों। पहला आपका है मॉन्टेसरी विधि, दूसरा आपका है किंडरगार्टन विधि, तीसरा आपका है प्रोजेक्ट विधि, चौथा आपका है डाल्टन विधि। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 25 कह रहा है कि पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषयों के शिक्षण हेतु लाभप्रद है। उत्तर में लिखिएगा आप लोग पर्यटन विधि का प्रयोग इतिहास, पर्यावरण अध्ययन, भूगोल, विज्ञान आदि के विषयों पर लाभप्रद है। ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों। प्रश्न 26 कि प्रयोग प्रदर्शन विधि
सर्वाधिक किस विषय पर उपयोगी है? उत्तर में लिखिएगा कि प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से विज्ञान विषय के लिए उपयोगी है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 27 तरह की सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। तो लिखिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण बुश के अनुसार, किसके द्वारा? बुश के अनुसार सूक्ष्म शिक्षक प्रशिक्षण की प्रविधि है जिसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए ध्यानपूर्वक नियोजित पाठों के आधार पर 5 से 10 मिनट तक वास्तविक छात्रों के छोटे समूह के साथ अंतःक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वीडियो टेप पर प्रेक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। चलिए आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 28 तरह की शिक्षण कौशल की एक परिभाषा दीजिए। उत्तर में लिखिएगा कि शिक्षण कौशल की परिभाषा डॉक्टर बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 29 कह रहा है कि श्यामपट्ट कौशल के किन्हीं दो घटकों के नाम लिखिए। दोस्तों लिखिएगा कि श्यामपट्ट कौशल के दो घटक होते हैं। पहला आपका है अक्षरों की अस्पष्टता, दूसरा आपका है कि दो अक्षरों के बीच समुचित स्थान, तीसरा आपका है दो शब्दों के बीच समुचित स्थान, और चौथा आपका है कि अक्षरों का आकार कक्षा के अंत में बैठे छात्रों के लिए उपयुक्त हो। ठीक है, आइए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 30। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आइए प्रश्न 30 को देखा जाए। कह रहा है कि स्पष्टीकरण युक्त से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखिएगा कि स्पष्टीकरण युक्त स्पष्टीकरण भी एक प्रकार का वर्णन भी होता है। क्या होता है? वर्णन ही होता है। स्पष्टीकरण के द्वारा शिक्षार्थियों या शिक्षक के विचार स्पष्ट किए जाते हैं। यह एक कला है। यह कला विचारों को स्पष्ट करती है। स्पष्टीकरण का उद्देश्य विचारों को एक प्रकार स्पष्ट करना है कि बालक उस ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर ले जिस विषय के बारे में छात्र बहुत कम जानते हैं। तो चलिए आगे चलते हम लोग हैं। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2019 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों जितने लोग इस समय लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 31 तरह की शिक्षण को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर में अपना लिखिएगा कि शिक्षक एक व्यक्ति के ज्ञान और कौशल के प्रभावी संचरण से संबंधित एक प्रक्रिया है। यह उन तरीकों को सीमित या बढ़ाता है जिससे शिक्षार्थी संकल्पनाओं और विचारों को सीखते या आत्मसात करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 32 तरह के प्रभावी संप्रेषण के दो तरीके बताइए। उत्तर में आप लिखिएगा कि प्रभावी संप्रेषण के तरीके निम्न है। पहला आपका है ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाहता है। दूसरा आपका है कि बीच में ना बोले और धैर्य रखें। तीसरा आपका है कि सवाल पूछकर और बातों को दोहराकर अपनी समझ को स्पष्ट करें। चौथा आपका है कि गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान दें जैसे कि चेहरे के हाव भाव। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 33 तरह किन्हीं दो शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। पहला आप उत्तर लिखिएगा पहले कि शिक्षण के दो सिद्धांत हैं। पहला आपका है क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत। इस सिद्धांत में सीखने के लिए छात्र का क्रियाशील होना अति आवश्यक होता है। दूसरा आपका है कि रुचि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक को छात्र की रुचि का सर्वप्रथम पता लगाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 34 तरह की शिक्षण सूत्रों से होने वाले दो लाभ बताइए। पहला आप लोग देखिएगा उत्तर कि शिक्षक सूत्रों होने वाले दो लाभ निम्न है। पहला आपका है सरल से जटिल की ओर। इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान को जांचकर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान दिया जाता है। दूसरा आपका है कि स्थूल और सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र से बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 35
कह रहा है कि प्राकृतिक का अनुसरण सूत्र से आपका क्या तात्पर्य है। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि प्रकृति का अनुसरण इस सूत्र का आशय है कि बालक की शिक्षा दीक्षा उसकी प्रकृति का अनुसार होना चाहिए। शिक्षक को उन्हें सीखते समय उनकी आयु मानसिक स्तर क्षमताओं को रुचियों रखते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 36 कह रहा है कि 36 कह रहा है कि प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 लाभ बताइए। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा आप लोग कि प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 लाभ हैं दोस्तों। पहला आपका है पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान से उसका संबंध जोड़ने के लिए। दूसरा आपका है कि यह ज्ञात करने के लिए कि बच्चे ने पढ़े हुए पाठ से कितना ज्ञान अर्जित किया है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न है 37 कह रहा है कि शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व बताइए। उत्तर में लिखिएगा कि शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व निम्न है दोस्तों। पहला आपका है शिक्षण में खेल प्रविधि में खेल के द्वारा बच्चों को प्रभावी ढंग से शिक्षा दी जा सकती है। दूसरा आपका है कि बच्चे खेल कूद में काफी कुछ सीख लेते हैं। खेल के द्वारा बच्चे मांसपेशियों का व्यायाम होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है 38 कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर बताइए। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा दोस्तों कि बाल केंद्रित शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। इसके अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। अगली हेडिंग बनाइएगा आप लोग शिक्षक केंद्रित शिक्षण, यानी शिक्षक केंद्रित बाल केंद्रित शिक्षण का विशिष्ट महत्व यह है कि इसमें बालक को सबसे अधिक प्रधानता दी जाती है। इसमें बालक की रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही संपूर्ण शिक्षण का आयोजन किया जाता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है 39 तरह के बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखिएगा आप लोग कि बहुस्तरीय शिक्षण एक शिक्षण विधि है जिसमें एक ही कक्षा में विभिन्न स्तरों के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। यह उन स्कूल में अधिक सामान्य है जहां कम छात्र संख्या या कम शिक्षकों की संख्या होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न आपके 40। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों प्रश्न 40 को देखिए क्या कह रहा है कि निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि शिक्षक पहले निदानात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का निदान या पहचान करते हैं। तदुपरांत वे उनको अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों से मुक्त करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 41 कि एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुण हैं। पहला आपका है सरल और स्पष्ट प्रश्न स्पष्ट और सटीक होने चाहिए। दूसरा आपका है कि उपयोगी प्रश्न, सभी असंदिग्ध प्रश्नों से सभी को बचाना चाहिए। जटिल और लंबे शब्दों वाले प्रश्न उत्तरदाताओं को परेशान करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 42 कह कि कठिन निवारण किस विषय की पाठ्य योजना का घटक है, यह क्यों किया जाता है। तो उत्तर में लिखिएगा कि कठिन निवारण साहित्य की पाठ्य योजना का घटक है। यह छात्रों की बोधगम्यता को बताने के लिए किया जाता है। कठिन निवारण को गद्य शिक्षण की आत्मा कहते हैं। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 43 कह रहा है कि अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि अपेक्षित अधिगम की संरचना 3 शब्दों से हुई है जो इस प्रकार है। पहला आपका है अपेक्षित, दूसरा आपका है अधिगम, तीसरा आपका स्तर। अपेक्षित का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञात करना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। स्तर का आशय होता है उपलब्धि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 44 कह रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो उत्तर में आप लिखिएगा कि शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव में निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। पहला आपका है
अच्छी वस्तुओं का उपयोग, दूसरा आपका है कि उचित स्थान, तीसरा आपका है कीड़ों से बचाव, चौथा आपका है सफाई, पांचवा आपका है अलग कक्ष। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है 45 तरह की गणित कीट के किन्हीं दो उपकरणों के नाम बताइए। तो गणित कीट के किन्हीं दो उपकरणों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला आपका है प्रकार, दूसरा आपका है चांद। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2018 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूं। तो आप लोग इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है 46 कह रहा है किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए। तो पहला आपका है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा आपका है कि पूर्ण से अंश की ओर। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 47 कह रहा है कि शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि रुचि वह अनुप्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य करती है, अथवा वे एक क्या होती है प्रभावात्मक अनुभूति है जो स्वयं क्रिया द्वारा अनुप्रेरित होती है। जिस विषय या क्रिया में हमारी रुचि होती है उसको हमें आसानी से सीख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 48 तरह की संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि संप्रेषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है शाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, इसके अंतर्गत है कि मौखिक संप्रेषण, दूसरा आपका है लिखित संप्रेषण। दूसरा आपका है अशाब्दिक संप्रेषण। पहला आपका है मौखिक संप्रेषण और दूसरा आपका है आंगिक संप्रेषण और आपका जो कि तीसरा जो है स्पर्श संप्रेषण। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 49 तरह के शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। तो उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि शिक्षण क्षेत्र में प्रश्नोत्तर प्रविधि अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस शिक्षण प्रविधि के जन्मदाता प्रसिद्ध सिद्धांत सुकरात थे, अतः इस प्रविधि को सॉक्रेटिक मेथड भी कहा जाता है। इस प्रविधि में अध्यापक प्रश्न पूछकर अपने पाठ का विकास करता है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न है 50। दोस्तों का चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों प्रश्न 50 देखते हैं। क्या करें कि गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिता लिखिए। पहला आपका है गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला आपका है यह छात्रों की व्यस्तता को बढ़ाता है। दूसरा आपका है कि यह महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ावा देता है। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 51 कह रहा है कि बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा कि बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का अभिप्राय एक ऐसे शिक्षण से है जिसमें शिक्षण दो या दो से अधिक कक्षाओं के छात्रों को एक साथ बैठाकर उनकी व्यक्तिगत रुचियों, विभिन्नता, उपलब्धि, अभिरुचि, मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी छात्र अध्ययनरत रहते हैं तथा अनुशासन बना रहता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 52 तरह की पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अभिप्राय है। उत्तर में लिखिएगा कि पूर्ण से अंश की ओर का यह सूत्र गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। पहले अधिगम के इस सिद्धांत के अनुसार पहले किसी प्राणी या पदार्थ के समग्र रूप को देखा जाए और बाद में उनके अंग या प्रत्ययों को तो उसे समझने में सरलता हो जाती है। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 53 तरह की प्रश्नों की दो विशेषताएं लिखिए। तुम लिखिएगा कि प्रश्नों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका है प्रश्न सरल एवं संक्षिप्त होना चाहिए। दूसरा आपका है कि प्रश्नों का कथन अस्पष्ट होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 54 तरह की पुनर्वर्ण कौशल का क्या उद्देश्य है। पुनर्वर्ण कौशल का प्रभावशील ढंग से प्रयोग किया जाए तो शिक्षक निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। पहला आपका है कक्षा अनुशासन में सुधार करना। दूसरा आपका है कि छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि करना। तीसरा आपका है कि विन्यासात्मक प्रविधियों का मार्गीकरण करना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 55 कह रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर में लिखिएगा कि शिक्षण सामग्री का तात्पर्य शिक्षण के उन साधनों से है जिसमें बालकों की ज्ञान इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और वे पाठ के सूक्ष्म तथा कठिन भावों को सरलतापूर्वक समझ जाते हैं। स्मरण रहे कि जिस समय
शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियां तथा प्रविधियां असफल होती हैं दिखाई देने लगती हैं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जैसे चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। चलिए आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 56 कह रहा है कि शिक्षण के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखिए। शिक्षण के दो उद्देश्य दोस्तों निम्नलिखित हैं। पहला आपका है शिक्षण का उद्देश्य बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना। दूसरा आपका है कि शिक्षण का उद्देश्य बालकों की कठिनाइयों को दूर करना। चलिए आइए अगला प्रश्न तो देखते हैं। प्रश्न 57 कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षा में कमजोर शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम दोष प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। उपचारात्मक शिक्षण एक ऐसा कार्य है जो विद्यार्थियों की सामान्य या विशिष्ट अधिगम कमजोरियों को खत्म करने के लिए किया जाता है। चलिए आइए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 58 कह रहा है कि कहानी कथन प्रविधि के क्या उद्देश्य हैं। उत्तर में लिखिएगा आप लोग कि कहानी कथन प्रविधि भाषा शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर बड़ी उपयोगी प्रविधि है, क्योंकि छोटे बालकों को कहानी सुनने का बड़ा शौक होता है। वे छोटे अवस्था से ही अपने माता पिता, दादा दादी आदि से कहानी सुनते आए हैं, अतः कहानी के माध्यम से उन्हें कोई भी ज्ञान बड़ी सरलता से दिया जा सकता है। भाषा की विषय वस्तु का ज्ञान भी उन्हें कहानियों के माध्यम से दिया जा सकता है। अध्यापक को कहानी कहने या बनाने की कला में निपुण होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 59 कह रहा है कि शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। दोस्तों उत्तर में लिखिएगा कि करके सीखना क्रियाशीलता का मुख्य आधार है। क्रियाशीलता का सिद्धांत बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत है। इसमें पूरी अधिगम प्रक्रिया में सीखने वाले को सक्रिय रहना परम आवश्यक है। जितना अधिक क्रियाशीलता उतनी ही अधिक सीखने की प्रक्रिया सरल और रुचिपूर्ण होगी। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 60। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न 60 देखिए क्या कह रहा है कि विवरण प्रविधि किसे कहते हैं। उत्तर में आप लिखिएगा कि सक्सेना के अनुसार, किसके? सक्सेना के अनुसार विवरण देना एक कला है। इस कला में निपुण होने के लिए शिक्षक अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लेते हुए किसी वस्तु या घटना का विवरण इतने उत्साह एवं प्रभावशीलता के साथ करता है कि कक्षा के सभी छात्रों को उसका ज्ञान सरलता पूर्वक हो जाता है। दूसरे शब्दों में विवरण द्वारा छात्रों के मस्तिष्क में वस्तुओं एवं घटनाओं के मानसिक चित्र इतने सजीव ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं कि वे पाठ्य वस्तु को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों वर्ष 2017 में। तो चलिए सभी लोग इस सेशन को शेयर करो, ठीक है। चलिए सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं दोस्तों। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। तो आप लोग इसको देखिए बढ़िया से। प्रश्न 61 कह रहा है कि शिक्षण से क्या तात्पर्य है। उत्तर लिखिए जब ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है तो यह क्रिया शिक्षण कहलाती है। शिक्षण का मतलब है ज्ञान, अनुभव और कौशल को दूसरों के साथ साझा करना और उन्हें सिखाना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 62 कह रहा है शिक्षण के कोई दो उद्देश्य लिखिए। शिक्षण के दो उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला आपका है छात्रों में आत्मविश्वास विकसित करना। दूसरा आपका है कि छात्रों में आजीवन चलने वाली अधिगम कौशल को बढ़ाना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 63 तरह की शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत से अभिप्राय प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां एवं आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है। जॉन्स एवं सिम्पसन के अनुसार प्रेरणा का सिद्धांत यह समझने का अध्ययन है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष लक्ष्य या परिणाम को प्राप्त करने के लिए काम करने के लिए क्या प्रेरित करता है। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 64 तरह के मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या अभिप्राय है।
मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र। शिक्षण के इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को पहले ऐसी बातों का ज्ञान छात्रों को कराना चाहिए जो मूर्त मानी कि दिखाई देने वाला हो, और फिर धीरे धीरे अमूर्त मानी जो ना दिखाई दे की ओर बढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है 65 तरह की संप्रेषण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो संप्रेषण एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से विचारों, सूचनाओं, संदेशों एवं सुझावों का आदान प्रदान चलता है। संप्रेषण एक निरंतर यानी कि लगातार चलने वाली तथा नैतिक प्रक्रिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 66 तरह के संप्रेषण के दो प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। संप्रेषण के दो प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला आपका है शाब्दिक संप्रेषण। इस संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपका दोस्तों अशाब्दिक संप्रेषण। इस संप्रेषण में शरीर की भाषा, हाव भाव और चेहरे के भावों का उपयोग दूसरों तक सूचना पहुंचाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 67 तरह के शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। तो शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का महत्व है दोस्तों। पहला आपका है विद्यार्थी प्रश्न भी पूछता है और प्रश्नों के उत्तर भी देता है, अतः उसमें विश्वास की भावना जागृत होती है तथा साथ ही उनकी संकोच करने की प्रवृत्ति समाप्त होती है। दूसरा आपका है कि प्रश्नोत्तर प्रविधि में विद्यार्थी में सोचने, समझने एवं तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। तीसरा आपका है कि विद्यार्थी इस प्रविधि के माध्यम से अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। समझ गए? चलिए आइए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 68 तरह की व्याख्यान देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। तरह किसी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना व्याख्यान कहलाता है। व्याख्यान देते समय निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। पहला आपका है कि व्याख्यान स्पष्ट एवं सरल भाषा में हो। दूसरा आपका है कि व्याख्यान के दौरान वाक्यों में क्रमबद्धता रखनी चाहिए। तीसरा आपका कि व्याख्यान स्तर के अनुकूल हो। और दोस्तों लास्ट आपका चौथा है कि दिए गए व्याख्यान का एक ही उचित निष्कर्ष प्राप्त होना चाहिए। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 69 तरह की विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है। तो तुम लिखिएगा कि विज्ञान शिक्षण का सबसे उचित तरीका होता है कि करके सीखना, अतः विज्ञान शिक्षण के लिए प्रयोग प्रदर्शन विधि का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है, क्योंकि विज्ञान शिक्षण मुख्यतः प्रयोगों पर आधारित विषय है। विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का प्रयोग करने से बच्चों में तार्किकता, वैज्ञानिकता तथा भौतिकीय एवं रासायनिक तत्वों की सही जानकारी का विकास होता है। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है 70। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए प्रश्न देखिए 70 क्या करें कि बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है। उत्तर में लिखिए कि बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बालक को केंद्र बिंदु में रखकर शिक्षा दी जाती है, जिसके अंतर्गत शिक्षक बालक की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता का तथा विद्यार्थी के सीखने की सक्रिय भागीदारी का ख्याल रखते हैं। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है 71 करेक्ट निदानात्मक प्रशिक्षण किसे कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं। उत्तर लिखिएगा आप लोग कि निदानात्मक प्रशिक्षण से तात्पर्य ऐसी क्रिया विधि से है जिसके अंतर्गत शिक्षक बालक के विषयगत समस्याओं तथा अधिगम संबंधित त्रुटियों को समझकर उसका हल करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई चिकित्सक किसी रोगी की समस्याओं का इलाज करता है। गुड के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? गुड के अनुसार निदान का अर्थ है अधिगम संबंधित कठिनाइयों को और कमियों को स्वरूप का निवारण। ठीक है, चलिए आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है 72 तरह की बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है दोस्तों। तो बहुस्तरीय शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला आपका है कि बालकों में तार्किकता या सृजनात्मकता शक्ति का विकास करना। दूसरा आपका है कि शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना। तीसरा आपका है कि विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना।
चौथा आपका कि शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना। पांचवा आपका कि छात्रों को पाठ्यक्रम में निर्देशित दक्षताओं में प्रवीण करना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 73 तरह की खेल पर आधारित किन्हीं दो शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर में लिखिए दोस्तों कि खेल विधि पर आधारित दो शिक्षण पद्धतियां निम्नलिखित हैं। पहला आपका है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा आपका है कि सरल से कठिन की ओर, तीसरा आपका है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और ऑप्शन डी आपका है पॉइंट आपका चौथा है पूर्ण से अंश की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 74 तरह की गणित शिक्षण में उपयोगी किन्हीं दो टीएलएम का नामोल्लेख करते हुए उनका उपयोग लिखिए। तो दो टीएलएम निम्नलिखित हैं दोस्तों। पहला आपका है श्यामपट्ट तथा चाक गणित शिक्षण में उपयोग होने वाला यह अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री है। उपयोग अंकगणित तथा बीजगणित के प्रश्नों को हल करने में रेखा गणित के चित्र एवं आंकड़ों के ग्राफ गणित के अध्यापक श्यामपट्ट पर चाक की सहायता से लिखकर बताते हैं। दूसरा आपका है दोस्तों पॉइंट प्रकार अथवा चांद ना, प्रकार अथवा चांदा, इसकी सहायता से कोण बनाया जाता है। किसी वृत्ताकार वस्तु को बनाने के लिए प्रकार की सहायता ली जाती है। उपयोग प्रकार एवं चांदा गणित शिक्षण में कोण बनाने में काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों प्रश्न 75 तरह की शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या अभिप्राय है। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि ऐसी सामग्री जो पाठ को रोचक तथा सुबोध बनाने और किसी संकल्पना अथवा प्रत्यय विशेष के अर्थ को सुनिश्चित रूप से अधिक स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होती है, उसे शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीचिंग एड कहा जाता है। पाठ्य सामग्री को सजीव तथा सरल बनाने में सहयोग देने के कारण ही उसे शैक्षणिक सहायक सामग्री या सहायक सामग्री कहते हैं, जैसे चाक, डस्टर, चार्ट आदि। ठीक है। आइए अब हम लोग आगे दोस्तों वर्ष 2016 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों जितने लोग इसमें लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 76 तरह की शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों लिखिएगा कि शिक्षण को ज्ञान, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ और अनुप्रयोग को सक्षम रखने के लिए शिक्षार्थियों के साथ जुड़ाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें डिजाइन, सामग्री चयन, वितरण, मूल्यांकन और प्रतिबिंब शामिल है। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 77 कह रहा है कि शिक्षण की दो विशेषताएं लिखिए। तो शिक्षण की दो प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं दोस्तों। पहला आपका है एक अच्छा शिक्षक हमेशा ज्ञानवान होता है, वह अपने विषय में माहिर होता है और नवीनतम शिक्षा तकनीकों को अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। दूसरा आपका है कि ज्ञानवान शिक्षक छात्रों को सटीक ज्ञान प्रदान करते हैं जो उनके विकास के लिए क्या है आवश्यक होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 78 तरह की संप्रेषण से क्या अभिप्राय है। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं को प्रेषण की प्रक्रिया है। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 79 तरह की खेल पर आधारित शिक्षण विधि के दो सोपान लिखिए। तो खेल विधि पर आधारित शिक्षण विधि के दो सोपान निम्न है। पहला आपका है खेल को सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत करके। दूसरा आपका है कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने, निर्माण करने और उसके साथ सार्थक संबंध बनाने की स्वतंत्रता दी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 80। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो आइए प्रश्न 80 देखिए क्या कह रहा है कि रुचिपूर्ण शिक्षण से क्या तात्पर्य है। तो तुम लिखिएगा दोस्तों कि अध्यापक बच्चों के पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़कर उन्हें अध्ययन करवाए। इसके साथ ही कक्षा में रुचिपूर्ण शिक्षण पद्धति जैसे भ्रमण विधि, खेल विधि, कहानी विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि या केस स्टडी विधि तथा विभिन्न प्रकार के अन्य शैक्षिक गतिविधियां अपनाएं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 81 कह रहा है कि दक्षता आधारित शिक्षण विधि के दो सोपान लिखिए। दक्षता आधारित शिक्षण विधि के दो सोपान निम्नलिखित हैं। पहला आपका है
भाषागत अवधारणाओं को समझाने के लिए अधिगम सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपका कि दक्षता आधारित शिक्षण के अंतर्गत सभी कौशल के विकास के दौरान बालकों का आकलन भी करते रहना चाहिए। आइए अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है 82 कह रहा है कि उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की कोई दो विशेषताएं लिखिए। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री के दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका है कि छात्रों की सभी इंद्रियों को शामिल करना तथा ताकि छात्रों के अधिगम के परिणामों को अनुकूलित किए जाए। दूसरा आपका कि यह वांछनीय जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 83 तरह की शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि शिक्षण अधिगम सामग्री को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका है श्रव्य साधन मतलब कि सामग्रियां, दूसरा आपका कि दृश्य साधन सामग्रियां और आपका तीसरा कि श्रव्य दृश्य साधन सामग्रियां। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है 84 कह रहा है कि शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि संज्ञानात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों को यह सीखने में मदद करने पर जोर देता है कि वे अपने मस्तिष्क का अपनी पूरी क्षमता से उपयोग कैसे करें। जहां अनुभव ज्ञान में परिवर्तन की ओर ले जाता है, अंतर्दृष्टि का निर्माण और अपव्यक्त शिक्षा दोनों संज्ञानात्मक शिक्षा के घटक हैं। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न है 85 तरह की पुनर्बलन कौशल से आप क्या अभिप्राय है। तो पुनर्बलन का अर्थ होता है कि आंतरिक बल अर्थात छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें बल देना अर्थात उन्हें प्रेरित करना जिससे छात्र अनुक्रिया कर सके। इसमें पुनर्बलन उद्दीपन का कार्य करता है और इस उद्दीपन हेतु छात्र उचित अनुक्रिया करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 86 तरह की सहभागी शिक्षण के दो उद्देश्य लिखिए। तो सहभागी शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला आपका है इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को क्रियाशील स्थिति में लिखना। दूसरा आपका कि शिक्षार्थियों को अस्थायी ज्ञान प्राप्त कराना। तीसरा आपका कि सहभागी शिक्षण के माध्यम से कक्षा के नीरस वातावरण को दूर कर उसे आनंददायक बनाना। चौथा आपका है कि शिक्षार्थियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील बनाना। पांचवा आपका लास्ट है दोस्तों शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर 87 कह रहा है कि शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है। आप लोग उत्तर में लिखिएगा, हेडिंग बनाएगा कि आगमन विधि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें विशिष्ट अनुभव और उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 88 तरह की ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है। तो उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र आगमन विधि पर आधारित है। किस पर? आगमन विधि पर आधारित है। इस शिक्षण सूत्र में बालक जिसे पूर्व में जानता है, ठीक है, क्या करता है, पूर्व में जानता है, उसे आधार बनाकर अज्ञात चीजों की जानकारी दी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर 89 तरह की शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत निम्नलिखित है दोस्तों। पहला आपका है सांस्कृतिक प्रतिमानों का सिद्धांत। दूसरा आपका कि व्यवहार और सीखने का सिद्धांत। तीसरा आपका कि क्षेत्रीयता का सिद्धांत। चौथा आपका कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। पांचवा आपका कि मनोविश्लेषण का सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 90। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 90 देखिए क्या कह रहा है कि अध्यापन आदेशात्मक ना होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, इस कथन से क्या अर्थ है। तो उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि अध्यापन आदेशात्मक ना होकर निर्देशात्मक एवं जन तंत्रीय आदर्शों पर आधारित होता है, अर्थात हर छात्र महत्वपूर्ण होता है, उसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। अच्छा शिक्षण शिक्षक एवं छात्रों के सहयोग पर आधारित एवं प्रगतिशील होता है। उत्तम शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करने का
प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों ये था सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोग सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग। सभी को गुड नाइट।